हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ बेसिकली बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स होते हैं जिन पे इशूअर जो हमारी कंपनी होती है, इशूअर कंपनी होती है, वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको टाइम टू टाइमली देती रहती है। हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। A bond or debenture is basically a fixed income securities which is issued by borrowing unit under borrowing arrangement and agreement। जो हमारा इशूर होता है, जो हम इशू करता है बॉन्ड और डिबेंचर्स को, वो इसको एक एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के अंदर रहता है, और जो देने वाला होता है वो बोरोवर होता है, वो उसका लेंडर होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इशूर होता है वो मार्केट में बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इशू करता है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको खरीदते हैं, और उसके बदले वो उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। एक स्पेसिफिक रेट वो पहले ही उनको स्पेसिफाई कर देता है ऑफर डॉक्यूमेंट में कि हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो फिक्स रेट होता है उसको हम कूपन रेट भी बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जो एक हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अ डेट सिक्योरिटी इज अ टाइप ऑफ लोन। जो भी हम डेट सिक्योरिटी खरीदते हैं मार्केट से, हम उस तरीके से खरीदते हैं और उसको पैसा देते हैं खरीदते समय एज अ लोन दे रहे हो। और जो हमारा एक डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर होता है, और इसके बदले वो टाइम टू टाइमली इंटरेस्ट रिसीव करता है और मैच्योरिटी डेट पर प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करता है। इस सब करने के बदले उसको इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट तो टाइम टू टाइम मिल ही जाएगा, साथ साथ उसको कुछ अदर राइट्स भी मिलते हैं। जैसा पहला राइट्स क्या है हमारा, प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन। इन केस कंपनी की लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद हो रही होती है, तो उसको सबसे पहले पैसा वापस मिलेगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा फिक्स इंटरेस्ट और कूपन रेट। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की बात बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइमली मिलता रहता है। पर मैं आपको बता दूं, जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। हम अभी आगे बात करेंगे कि जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या हैं, और इसके आगे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा कोलैटरल। जो हमारे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं वो सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। जो हमारे डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं उनके अगेंस्ट हमें कोलैटरल मिलती है, और जो अनसिक्योर्ड होते हैं उनके अगेंस्ट हमें कोई कोलैटरल नहीं मिलती है। कोलैटरल बेसिकली एक चीज़ होती है, जैसे इन केस लगा लो कंपनी की लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, तो जो सिक्योर डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैच्योरिटी डेट। ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट। जो भी हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स डेट पे रिडीम करने होते हैं कंपनी को। अगला पॉइंट है हमारा वोटिंग राइट। डेट होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन कंपनी मैनेजमेंट। जो कंपनी के डेट होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं, और उनको कंपनी की मैनेजमेंट में कोई भी राइट नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के मालिक होते हैं उनके हाथ में वोटिंग राइट होते हैं। अगला पॉइंट हमारा फेस वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू। एक डेट इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, किससे, रिडेम्पशन वैल्यू से। इन केस उसकी फेस वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू से ज़्यादा होगी तो उसको क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा। वहीं पे अगर उसकी फेस वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू से कम है तो उसको क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा। फेस वैल्यू जिस पे उसने डेट इंस्ट्रूमेंट को मार्केट से खरीदा है, और रिडेम्पशन वैल्यू जब मैच्योरिटी डेट पर जो कंपनी ने उसको पैसे दिए हैं उस डेट इंस्ट्रूमेंट के बदले में।
अगला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है काफ़ी इनोवेटिव टाइप के टाइम टू टाइम कंपनीज ने निकाले हैं, जिसमें से कुछ फर्स्ट है हमारा सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके अगेंस्ट हमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी मिली होती है, जैसे मैंने अभी आगे आपको बताया था। इनकेस कंपनी कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो जो सिक्योर डिबेंचर होल्डर है उस कोलेटरल सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा वापस कर सकते हैं। मीन्स वापस कर सकते हैं मतलब वापस ले सकते हैं। वहीं पे अनसिक्योर डिबेंचर्स का रिस्क ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है हमारा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डिबेंचर होल्डर अपने ऑप्शन उनको एक ऑप्शन कंपनी से मिलता है कि वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट टू इक्विटी शेयर। वहीं पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर को कोई भी राइट नहीं मिलता है। अगला पॉइंट हमारा जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये बेसिकली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बिल्कुल एक्सपेंड वर्जन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, डेट जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है। वहीं पे कन्वर्टेबल में उनको इंटरेस्ट की पेमेंट होती है और गवर्नमेंट सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग इनको 3 साल से ज़्यादा के टाइम मेच्योरिटी डेट के लिए वो इशू नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सिक्योर्ड प्रीमियम नोट SPN। सबसे पहले ये SPN टिस्को कंपनी ने इशू किया था 1992 में। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जो जैसे कि जिस टाइम कंपनी ने इशू किया था 1992 में, इसकी फेस वैल्यू 300 थी और इसकी जो पेमेंट की जो इनकी मेच्योरिटी डेट से पहले उन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट, प्रिंसिपल की पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने 3 साल तो उन्होंने कुछ नहीं दिया इसके ऊपर। चौथे ईयर से उन्होंने उसको 150 पर SPN के उन्होंने वापस करना स्टार्ट किया और उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट पे की थी, जो कि अब अल्टीमेटली उनको चेक करें तो उनको 600 रुपये मिले थे और उन्होंने 300 रुपये में वो चीज़ खरीदी थी। अगला हमारा पॉइंट है कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो ईश्वर को एक ऑप्शन देते हैं कि वो डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को टाइम से पहले मैच्योर कर दें और दूसरा टाइम से पहले ना भी करें, अपनी मैच्योरिटी डेट पे करें। बेसिकली गवर्नमेंट और जो ईश्वर है वो ऐसा क्यों करेगी, अगर 2 साल 4 साल के बाद ईश्वर कंपनी को लगे कि मार्केट में रेट तो सस्ता हो गया है और हम फालतू में इनको ज़्यादा रेट दे रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और वो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से ही लिखा होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, उनको टाइम से पहले बुलाकर उनको रिडीम कर देंगे और अगेन लो कॉस्ट पे मार्केट से और लोन डिबेंचर इशू करके ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगला है हमारा पुटेबल बॉन्ड, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन होता है। अगर बॉन्ड होल्डर को लगता है कि मार्केट में तो हम और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और यहाँ पे गलत फंस गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, टाइम से पहले इनको वापस कंपनी को बेच सकते हैं और कंपनी को चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि इस केस में कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें इंटरेस्ट रेट, जिनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बार बार फ्लक्चुएट कर सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर लगा लो RBI ने इशू किया कि इंटरेस्ट रेट 2% से कम हो गया है, तो ये बैंक रेट प्लस 2% जो उनको देते हैं तो उनका भी 2% से कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड को जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, उनको कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाती है, उनको बहुत ही लो रेट पर, फेस वैल्यू जो उसकी होती है बहुत ही लो रेट पर उनको बिका जाता है और कुछ समय बाद उनको एक अच्छा खासा अमाउंट देकर, जो कि इंटरेस्ट की पेमेंट के रूप में ही होता है। मीन्स इस केस में क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। करेंगे जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनकी बहुत ही बैड रेटिंग होती है और हाई रिस्क होता है और
जिनके ऊपर रिटर्न भी हाई मिलता है, पर इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनके ऊपर हाई हमें रेट मिले, इसलिए उनको बैड रेटिंग मिली होती है। बेसिकली जंक बॉन्ड के अंदर स्पेकुलेटरी प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना। अगला हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ बॉन्ड्स इन इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉन्ड्स को, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। सेबी ने इसी के लिए 2019 में एक रेगुलेशन इशू किया, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिसको हम ICDR भी बोलते हैं, जो कि एप्लीकेबल होता है किस पे? हमारा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है। पहला रेगुलेशन क्या है? फॉर अ पब्लिक और राइट इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 करोड़ ऑब्टेन वन रेटिंग फ्रॉम CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अगर कोई भी कंपनी जो 100 करोड़ से का या 100 करोड़ से ज़्यादा का डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, उसको एक रेटिंग लेनी पड़ेगी। किससे? हमारी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से। मैं आपको बता दूं, इंडिया में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें से 3 प्राइवेट हैं और 3 गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। इश्यू ऑफ डेट विद मेच्योरिटी मोर देन 18 मंथ। अगर कोई भी कंपनी 18 महीने से ज़्यादा की डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे तो उसे एक अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन? डिबेंचर ट्रस्टी। अब डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी काम करते हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर, जो कि एक शेड्यूल बैंक भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उनको पेमेंट कौन करेगा? उनको पेमेंट बेसिकली कंपनी करती है। कौन करती है? कंपनी पेमेंट करती है उनकी। अगला, अगर कोई कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो उसको क्या क्रिएट करना पड़ता है? DRR क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हम सभी को पता है DRR क्या होता है? हमारा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कि हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है सिंकिंग फंड वाले चैप्टर में। याद है आपको? यस। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अंडर सेक्शन राइट कर लेना प्लीज, ये गलत हो गया, सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और आपको ये भी याद होगा कि हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए कभी भी DRR क्रिएट नहीं करते। हम खाली किसके लिए करते हैं? नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए हम अपना क्या करते हैं? DRR क्रिएट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा, द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल स्पेसिफाई एसेट्स ऑन विच द सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड एंड शैल ऑल्सो स्टेट द रैंकिंग ऑफ द चार्जेस। ये पॉइंट बेसिकली क्या बोलता है? इन केस कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, कंपनी लिक्विडेट करती है, बंद करती है, तो कौन कौन सी एसेट्स के ऊपर डिबेंचर होल्डर का, बॉन्ड होल्डर का राइट होगा। अगला पॉइंट हमारा, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन एन ऑप्शन शैल बी कंपल्सरी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर टू रिडीम द डिबेंचर्स एज पर द टर्म ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। बेसिकली इस पॉइंट ये बोलता है कि इन केस ऑफ मेच्योरिटी मीन्स जब भी हम मेच्योरिटी होगी इन डिबेंचर्स की, कौन सी डिबेंचर्स की? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, तो उसको हम जो भी हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में अपना राइट्स, जो भी इनके टर्म एंड कंडीशन लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनको रिडीम करना है। अगला पॉइंट ये बताता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिटरमाइंड बाय कंपनी। इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है डिबेंचर्स के ऊपर, वो कंपनी फ्रीली अपने आप डिटरमाइन कर सकती है, उसके ऊपर से भी इनकी कोई भी रेगुलेशन नहीं होती है। अगला पॉइंट है हमारा, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज इन द ऑफर्ड डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये पॉइंट ये बोलता है, जब भी आप कोई डिवेंचर अपना इशू करोगे या बॉन्ड इशू करोगे, तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी एक इन्वेस्टमेंट लेते समय आपको इफेक्ट करेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन इस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा, बॉन्ड इंडेंजर। बॉन्ड इंडेंजर क्या होता है? बेसिकली इट इंक्लूड द टर्म एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द इशू ऑफ बॉन्ड्स। इसके अंदर सारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो भी हमें एक बॉन्ड इशू करते समय, जिसके अंदर टर्म एंड कंडीशन लिखी होनी चाहिए कि मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या कंटेंट होता है। बेसिकली ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। क्या क्या है वो चीज़ें? लायबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इशूअर्स, के एक इशूअर की क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इंटरेस्ट रेट इसमें स्पेसिफाई होता है,
प्रायोरिटी टू पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन केस कंपनी लिक्विडेट होती है तो किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या सिक्योर्ड को, अनसिक्योर्ड को, किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। फिर अगला है हमारा लिमिट ऑन फर्दर बोरोइंग्स, अगर कंपनी और ज़्यादा बोरिंग्स करना चाहती है तो उसकी लिमिट क्या है, वो कर सकती है नहीं कर सकती है। तो इसमें अगले पॉइंट में फिर हमारा लिखा होगा डिबेंचर ट्रस्टी एंड दियर नॉमिनेशन, डिबेंचर ट्रस्टी कौन है और इनको कैसे हमने अपॉइंट किया है। तो बेसिकली ये सब की चीज़ कहाँ पे आती है, हमारे डिबेंचर इंडेंचर में आती है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। अब तो हमारी वीडियो आज यहीं तक थी बस। थैंक यू।